हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है सैटरडे। तो सैटरडे को आपको पता है थोड़ा सा लाइटर नोट पे होता है हमारा अखबार, तो हमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं करने हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स करने हैं वो डिटेल वाले हैं, स्पेशली द सेकंड आर्टिकल। तो फर्स्ट तो हमारा एससीओ मीट के रिगार्डिंग है, हमने इसको बहुत डिटेल में कवर कर लिया है। अब इसमें जो है हमारी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उनके साथ कोई भी जो है बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी इंडिया ने पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर किया है मीटिंग में, स्पीच के दौरान मोदी जी ने, उसको हमने समझना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ने सेंटर से रिप्लाई मांगा है मैरिटल रेप के इशू के ऊपर, जो एक केस है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने का, और वो लंबित है अभी सुप्रीम कोर्ट में। और पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये ऑलमोस्ट 7-8 बार जो है मामला उठ चुका है सिंस 2017। तो इसको हमने पूरा डिटेल में चर्चा करनी है। तो ये हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज़, एसेज हर जगह आपको काम आएगा। इसको हमने बहुत डिटेल में विद हिस्ट्री पढ़ना है। एंड लास्ट उसके बाद हमारे पास एक और छोटी सी न्यूज़ आ जाती है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनकी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना और चाइना के बिज़नेस को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान की जिम्मेवारी है। एंड हम आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्टवर्दी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। तो ये बात इंडिया के लिए थोड़ी और चिंताजनक है, क्योंकि इसका मतलब चाइना और पाकिस्तान की जो नज़दीकियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डीएनए। सो सबसे पहले बात करेंगे एससीओ मीट की। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एससीओ का मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 8+4 इसका है, जो कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। 8 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 बाद में ऐड हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान। 4 जो हैं इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। अब इनके अंदर जो मीटिंग चल रही है वो समरकंद में चल रही है, जो कि उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, जो कि फॉर्मरी यूएसएसआर का पार्ट था। यहाँ पे मोदी जी की जो स्पीच हुई है उसके अंदर हमने किसी भी रीजनल इशू को हाईलाइट नहीं किया, मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना को हमने हाईलाइट नहीं किया, जो कि बहुत ही अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच था। और हमने जो बात की वो बात की रीजनल कनेक्टिविटी की। तो इंडिया ने कहा कि अगर हमें फुल ट्रांजिट राइट्स मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान रिफ्यूज़ कर देता है ट्रेड के लिए, तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से इंडिया का जो ट्रेड है, जो आयात निर्यात है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो पूरे रीजन के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपको पता है कि पाकिस्तान बीच में पड़ता है, जिसके कारण हम सेंट्रल एशिया में नहीं जा सकते। अफगानिस्तान जाने का जो एरिया था हमारे पास, वो कश्मीर टच होता था, हल्का सा एरिया, और वो कश्मीर भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया। तो वी आर टोटली कट ऑफ एंड डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान लैंड रूट से जो है ट्रेड करने के लिए। तो बेसिकली इंडिया ने इस बात को उठाया कि अगर पाकिस्तान अपनी ईगो प्रॉब्लम को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है और हमें लैंड एक्सेस दे देता है, फुल ट्रांजिट राइट दे देता है लैंड से ट्रेड करने के, तो पाकिस्तान के भी पैसे बनेंगे जो भी, क्योंकि वो फ्रेट वगैरह लेगा। और जो है रीजनल ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल जो आपका ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, अफगानिस्तान एक्सेट्रा। तो इस चीज़ को हाईलाइट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। सेकेंड चीज़ हमने जो बात करी वो बात करी जो आपका यूरेशियन एरिया है, मतलब यूरोप प्लस एशिया वाला जो एरिया है, यूरोप एशिया, यूरेशिया बोलते हैं हम इसको। तो इसके अंदर भी हमें मोर कॉपरेशन की जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड जो है क्राइसिस आए हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत सोर हो गए थे, तो ऑयल प्राइसेस बहुत सोर हो गए थे। इसके अलावा अगर हम देखें फूड ग्रेन्स, तो फूड क्राइसिस आ गया, ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की जो ज़रूरत है। तो सभी एससीओ कंट्रीज़ को मिल करके इनको हेल्प करना चाहिए। और उससे पहले की भी अगर हम बात करें तो कोविड-19 पैंडमिक के कारण भी इस एरिया का काफ़ी नुकसान हुआ। तो आपको एक के बाद एक, जैसे कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, हिंदी की कहावत है, तो वो वाली सिचुएशन जो है इन कंट्रीज़ के लिए जो हुई हैं। इसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो वी वांट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब। एंड इसके लिए इंडिया जो है स्पेशल जो है बेसिकली आप कह सकते हो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा। और ये सारा कुछ हम बताएंगे नेक्स्ट ईयर, जब दिल्ली जो है वो होल्ड करेगा एससीओ की समिट। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 की जो एससीओ समिट है वो दिल्ली के अंदर होगी, और तब हम स्पेशल इंसेंटिव्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बिकॉज वी वांट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि सारी पॉजिटिव बात हुई। हमारी क्या क्या बात हुई? हमारी बात हुई ट्रेड की, जो हमें चाहिए था। हमारी बात हुई मैन्युफैक्चरिंग की, जो हमें चाहिए। हमने बात की ग्लोबल पीस की, हमने यूरेशिया की बात करी, इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस, एनर्जी क्राइसिस की बात करी। लेकिन हमने रीजनल इशूज़ जैसे कि इंडिया चाइना के बॉर्डर इशूज़ या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर इशूज़ को टच नहीं किया, जो कि अगेन हमारे एक मेच्योरिटी लेवल को, मेच्योर डिप्लोमेसी को जो है वो शो करता है। इसके अलावा जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनके साथ हमारी कोई डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, बट उन्होंने थोड़ा सा कंग्रेचुलेट किया
कि क्या कहते हैं, इंडिया चाइना पूरा सपोर्ट करेगा इंडिया को नेक्स्ट ईयर जो वो इवेंट हेल्ड करेंगे एससीओ का। एंड दोनों ने अगर हम बात करते हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने दोनों ने ही इस बात पे भी बात करी कि हमें टेररिज्म के इशू को जो है वो कलेक्टिवली जो है फाइट करना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म एक बहुत बड़ा मेनेस या मॉन्स्टर जो है वो बन चुका है और ज़्यादा भी बन सकता है। तो वो आप कह सकते हो फॉर्मल स्टेटमेंट्स थी। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से ये सब हाईलाइट्स थी एससीओ की समिट में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू मैरिटल रेप। बहुत इंपॉर्टेंट है, GS2 का पार्ट है और ये बहुत डिटेल में आपको आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज, ऐसे इन सब में आपको ये जो है पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से हमने करना है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी जवाब मांगा है सेंटर से कि क्या आप इसको क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आपके क्या रीजंस हैं, उसके रिगार्डिंग की बात की गई है। तो यूरोप में एक डॉक्ट्रिन चलती है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्च्योर। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्च्योर के हिसाब से एक जो वुमेन होती है उसकी अपनी इंडिविजुअल लीगल आइडेंटिटी नहीं होती आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज तो शी इज़ अ सेपरेट पर्सन, बट आफ्टर मैरिज हर आइडेंटिटी मर्जेज विद दैट ऑफ द हस्बैंड। तो एक किस्म से वुमेन को सबड्यू कर दिया जाता है मैन के अंदर, और इस डॉक्ट्रिन को यूज़ भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने जब स्ट्रक डाउन किया था अडल्ट्री में। तो यूज़ इन द सेंस कि इसको बेसिकली नीचा ही दिखाया था, लगा लो आप, कि ये डॉक्ट्रिन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है इस तरीके से। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की किसी भी डॉक्ट्रिन को नहीं मानता जहाँ पे वुमेन की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, और हम कहते हैं कि वुमेन के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और अपनी सेपरेट आइडेंटिटी भी है, लीगल आइडेंटिटी भी है और पर्सनल लेवल पे भी आइडेंटिटी है। तो इसी पॉइंट को यूज़ करते हुए जो पिटिशनर्स हैं वो चाहते हैं कि आप मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करो। अगर हम रेप की बात करते हैं तो रेप आपका 375 IPC के अंदर आता है, जिसके अंदर बहुत वाइड डेफिनेशन दी हुई है, जिसको 2013 के बाद निर्भया कांड के बाद और ज़्यादा वाइड भी किया गया था कि रेप के अंदर क्या कुछ आएगा। तो बेसिकली अगर हम बेसिक शब्दों में बताएं तो आप सबको पता है रेप इज़ बेसिकली अ फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन इसके अंदर हम फोर्स इंसर्शन भी मानते हैं और एनी पार्ट मानते हैं ऑफ बाय द मैन टू द अदर वुमेन। इसके अंदर सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो। एक तो ये आ जाती है कि अगर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है उसके अंदर कोई इंसर्शन करता है, जैसे गायनाकोलॉजिस्ट करते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं काउंट होगा रेप के अंदर। एंड सेकेंडली कि अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट किया जाता है हस्बैंड के द्वारा वाइफ के ऊपर जो कि 15 साल की उम्र से बड़ी है, तो वो रेप नहीं होगा। मतलब कि अगर हस्बैंड फोर्सफुल सेक्स करता है अपनी वाइफ के साथ लेकिन वो वाइफ 15 साल से छोटी है, तब तो वो रेप होगा, लेकिन अगर वो 15 साल से बड़ी है तो फिर वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो बेसिकली इस एक्सेप्शन को ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज जो है वो किया जाता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो पहले ये एज लिमिट किसी टाइम पे तो 10 ईयर्स थी, उसके बाद इसको बढ़ा करके 15 ईयर्स किया गया था। अगर हम बात करते हैं अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके पास क्या रेमेडीज़ हैं, तो वो देखो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जाके वो सिविल रेमेडीज़ ले सकती है कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में ये आता है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ सिविल रेमेडीज़ हैं, मतलब आप डिवोर्स ले लोगे, कंपनसेशन ले लोगे, बट आप सज़ा नहीं दिलवा सकते उसमें अपने हस्बैंड को। अगर हम बात करते हैं वेरियस कोर्ट जजमेंट्स की, तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2017 से इस तरह का इशू जो है वो लंबे चल रहा है और उसमें अलग अलग जजेस के अलग अलग जो है ओपिनियंस हमेशा से रहे हैं। मेजर जो इशू है इसमें वो है प्रूफ का। आप हस्बैंड और वाइफ के अंदर ये प्रूव नहीं कर सकते कि कंसेंट वाइफ का था कि नहीं था व्हेन द रेप वॉज कमिटेड। एक तो 4 वॉल्स के अंदर हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली आपके पास कोई गवाह नहीं है, कुछ नहीं है। थर्डली कि वट इफ इट स्टार्टेड एज, वो हो सकता है स्टार्ट हुआ हो जब हस्बैंड वाइफ का तो एक फोर्सफुल वे में स्टार्ट हुआ हो, लेकिन क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं एक दूसरे को, तो फिर वो हो सकता है कि उसके बाद किसी ना किसी लेवल पे वो कंसेंट आ गया हो एंड देन दे एंजॉयड दैट प्रोसेस। तो इसीलिए इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्रूव इसके अंदर बहुत दिक्कत है कि हाउ विल यू प्रूव कि ये मैरिटल रेप हुआ था या नहीं हुआ था। एंड उसके बाद आ जाता है मिसयूज़ का पॉइंट। हम देख रहे हैं कि औरतों के प्रोटेक्शन के लिए हमने कितने सारे लॉज बनाए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई भी और लॉ हो, तो वो सारे के सारे मिसयूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप इसको भी क्रिमिनलाइज कर देते हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर मिसयूज़ हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले ही प्रूव करने की क्षमता कुछ नहीं है। उसके बाद जिस भी लड़की का मन किया उसने सीधा एक इल्ज़ाम लगाना कि इसमें से तो मैरिटल रेप हुआ, प्रूफ उसके पास कोई है नहीं, FIR कट जाएगी और हस्बैंड जो है वो कोर्टों के चक्कर काटता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चक्कर है जिसके कारण इसको जो है कहीं ना कहीं डिस्करेज किया जाता है कि मैरिटल रेप को आप क्रिमिनलाइज ना करो। क्योंकि अगर आप IPC देखते हैं तो IPC के अंदर अगर आप सेपरेट हो रहे हो उस टाइम पे अगर फोर्सफुल इंटरकोर्स करता है हस्बैंड तो वो तो क्रिमिनलाइज्ड है, लेकिन जब आप इकट्ठे रह रहे हो तो वो उस टाइम कहता है कि कॉन्जुगल राइट्स के अंदर है, आपका कॉन्जुगल राइट्स में आपके जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आता है।
अगर हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के व्यू की बात करें तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने हमेशा से मना कर दिया, 2000 के अंदर भी इस पर चर्चा हुई थी, तो सन 2000 में भी मना कर दिया था कि नहीं जो ये हम इसको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे। उसके बाद जे.एस. वर्मा कमेटी बैठी थी 2012 के अंदर, उन्होंने कहा था कुछ अमेंडमेंट्स हम ला सकते हैं, 2013 के अंदर उस अमेंडमेंट को लेके आया गया था, लेकिन मैरिटल रेप को यहाँ पे एक्ट नहीं किया गया था। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट ने भी हमेशा मना करा है, 2015 में भी इस बिल की चर्चा हुई थी कि मैरिटल रेप को जो है क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप को हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस। एक तो इंडिया के अंदर स्पेशली हिंदूज़ के अंदर अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो मैरिज इज सेक्रामेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सेक्रामेंट है, सेक्रेड है, तो वहाँ पे आप इस तरह की बात लाते हो तो वो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज खत्म करेगा। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं प्रूफ की, तो अगेन प्रूफ आपके पास कुछ होगा नहीं और फॉल्स केसेस आ जाएंगे, मिसयूज़ हो जाएगा और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फिर लोगों को दिक्कतें होने लगेंगी। आपके क्या व्यूज़ हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है इसको प्रूव करने की बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट कि हस्बैंड ने वाइफ के साथ रेप किया था, या फिर इसके मिसयूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के क्या विचार हैं इस पर। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की, तो आपको पता है आईपीसी जो है 1860 में आया था, लॉर्ड मैकॉले ने इसे बनाया था, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के वो हेड थे। अब उसके अंदर भी उस टाइम पे भी अगर हम देखें तो उन्होंने 10 ईयर्स की एज जो थी वो रखी थी और बाद में मैंने आपको बताया जैसे कि 15 ईयर्स हमने कर दी थी, बाद में कर दी थी, वो भी अंग्रेज़ों के टाइम में ही होगी थी, 1947 से पहले ही होगी थी। अगर हम उस टाइम की बात करें तो ब्रिटिश जजेस जो थे इंग्लैंड के अंदर भी, उनका कहना था कि हस्बैंड को वाइफ का रेप करने के लिए आप गिल्टी कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी मैरिज होती है तो मैरिज में आपका कंसेंट हो जाता है वाइफ का कि उसने अपने आप को हस्बैंड के हवाले कर दिया, तो शी हैज़ गिवन अप हर सेल्फ इन द काइंड टू द हस्बैंड। तो जब आपने अपने आप को गिव अप ही कर दिया हस्बैंड के लिए या हस्बैंड को तो फिर उसके बाद कोई मैरिटल रेप का जो है डाटा ही नहीं आता। लेकिन पिटिशनर्स कहते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, हम हिस्ट्री में क्यों जाते हैं, तो 77 कंट्रीज़ यानी कि 42% ऑफ द वर्ल्ड ने ऑलरेडी क्रिमिनलाइज किया हुआ है मैरिटल रेप को। हालांकि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लगाई और वहाँ पे गिल्टी परसेंटेज कितनी है। अगर सपोज करो आपने क्रिमिनलाइज तो कर दिया और कन्विक्शन रेट 0% है, तो फ़ायदा क्या हुआ। कन्विक्शन 0% का मतलब एक भी बंदा अंदर नहीं गया, अरेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी लोगों को आप हरास कर रहे थे, जितनी भी एफआईआर थी वो झूठी थी, तो उसका फ़ायदा क्या है, वो ये इस डाटा से प्रूव नहीं कर पाए, राइट। एंड दूसरा कि यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशंस है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस हमें कहता है कि वुमेन के लिए होम ही बहुत बड़ी जो है डेंजरस प्लेस बन जाती है, क्योंकि वो होम में भी सेफ नहीं फील करती है अगर उसका हस्बैंड इस तरह के कार्य करता है। तो वो चीज़ भी जो है वो सोशल स्टाटा के अंदर चेंज आएगा, सोशल लोगों की थिंकिंग में चेंज आएगा, उससे जा सकता है, लेकिन लॉ बनाने से उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है अगर हम देखें अपोजिट पार्टीज़ का। तो अगर आप मेरा विचार देखें तो डेफिनेटली प्रूफ वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सेक्रेड वाला पॉइंट जो कि हमें पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया था कि एक तो मैरिज हमारे यहाँ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है, इट इज़ अ होली बॉन्ड, इट इज़ अ सेक्रामेंट, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें प्रूफ की, तो प्रूफ इसके अंदर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो अनकंसेंटेड था कि नहीं था, और प्रूव करना भी नामुमकिन है ऑलमोस्ट। और दूसरा कि अगर आप प्रूव कर भी देते हो कि वो अनकंसेंटेड था, तो किस टाइम तक अनकंसेंटेड था। हो सकता है वो स्टार्ट हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और हस्बैंड ने एकदम फोर्स करना शुरू कर दिया, एंड उसके बाद वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी कपल हैं, मे बी 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स, हू नोज। तो उसके बाद फिर वो चीज़ जो है वो एन्जॉय में जो है चेंज होगी, और बाद में वुमेन ने सोचा चलो मिसयूज़ करती हूँ, अब इसे ब्लैकमेल करती हूँ और वो एफआईआर करा दे। फिर कन्विक्शन, क्योंकि अगर प्रूव करना मुश्किल होगा तो कन्विक्शन नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगा तो मतलब एफआईआर कटा के वो हस्बैंड के आप चक्कर लगवाई जा रहे हो, 10 सालों तक कोर्ट में धक्के खाता रहेगा और एंड में बरी हो जाएगा। तो फिर फ़ायदा क्या इस तरह की चीज़ को लाने का। इससे बेटर हमें सोशल अपब्रिंगिंग के ऊपर, बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए, कि वो ज़्यादा ध्यान दें, उनमें इक्वालिटी की भावना हो और साथ ही साथ उनमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। घर के अंदर आप माहौल ऐसा बनाएं कि हस्बैंड जो है डोमिनेट ना करे वाइफ को, वो वाइफ को इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट दे हर चीज़ के अंदर, उसकी भी सुनी जाए, राइट। सिमिलरली जो सेक्सुअल लिबर्टी है कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट किया जाए, कि अगर वो मन नो कह रही है तो चाहे वो आपकी वाइफ है तो आप उसे फोर्स ना करो। तो ये सब चीज़ें बेसिकली अपनी सोच से जो हैं हम उसको ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं बजाय कि कानून से। लेकिन स्टिल अगर आपको क्या लगता है इसके अंदर, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या अगर हम ऐसा कानून बना देते हैं तो मिसयूज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर कन्विक्शन इसमें हो सकता है, प्रूफ इसमें हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान ऑन SCO।
तो एससीओ मीटिंग के अंदर चाइना और पाकिस्तान के जो सदर हैं उनकी जो आपस में बातचीत हुई वो इस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। इसके अंदर हमारे पास जो कुछ टॉकिंग पॉइंट्स निकल के आते हैं वो तो ये हैं कि चाइना और पाकिस्तान जो हैं बहुत ट्रस्टवर्दी एलाइज हैं, ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स हैं, और चाइना के जो सिटीजन्स हैं और बिजनेसमैन हैं इनको प्रोटेक्ट करना है पाकिस्तान ने। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जैसे सीपेक हो गया या कोई और डैम्स होगी, बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है चाइना ने लगा रखे हैं, अपने पैसों से लगा रखे हैं। लेकिन चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह के ऊपर जो है हमले करते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ के लोग, लोकल्स, ट्राइबल्स सब लोग जो है करते रहते हैं, तो उससे उनकी काफ़ी ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता है। तो चाइना इससे काफ़ी ज़्यादा आहत हो जाता है, और चाइना ने बीच में ये भी कहा था कि हम अपनी मिलिट्री जो है या अपने जो सैनिक हैं वो साथ में रखेंगे हमारे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर सिटीजन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर जो प्लांट्स, मशीनरीज जो भी ये लगा रहे हैं। तो अगेन वो अगर हम देखें तो एक किस्म की सेमी कॉलोनलाइजेशन वाली बात हो जाती, ठीक है, और या फिर हो सकता है कि उसके अंदर पाकिस्तान को और कुछ खोना पड़ता और श्रीलंका जैसी हालत में पहुंच जाता, तो कुछ भी जैसे हम्बनटोटा पोर्ट का था, तो कुछ भी नेगेटिव जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता था। तो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी लेके आया है चाइना, और चाइना का कहना है कि ऑल तो प्यार से बात कर रहा है पर इसका मतलब यही है कि भाई तुम्हें हमारे इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वरना हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। और इसके बदले पाकिस्तान को मिल क्या रहा है, एक तो पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट मिल रही है, वहाँ पे नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ट्रेड बढ़ेगा और चीज़ें बढ़ेंगी, और दूसरा कि कश्मीर के लिए सपोर्ट जो है वो जो है सीख करता है पाकिस्तान। और यहाँ पे ऑफ कोर्स दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली थ्योरी चल रही है। तो चाइना का दुश्मन इंडिया है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है इंडिया का दुश्मन है, तो वो आपस में दोस्ती तो उनकी होनी थी, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अगेन एससीओ की, तो हम एससीओ को कई बार रिवाइज कर चुके हैं। समरकंद के अंदर ये मीटिंग चल रही है, अगले साल की मीटिंग उज़्बेकिस्तान में है जो कि यूएसएसआर का पार्ट था। अगले साल की मीटिंग जो है वो इंडिया के अंदर होगी, दिल्ली के अंदर होगी। एससीओ के अंदर टोटल जो है 12 लोग हैं, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान बाद में आए थे। इनिशियल मेंबर्स की बात करें तो चाइना था, रशिया था और बाकी के एक्स सोवियत नेशंस थे जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एक्सेट्रा। तो आपके टोटल 8 परमानेंट मेंबर्स हो गए इंडिया चाइना, जो बाद में परमानेंट बने थे, राइट, एंड बाकी के 4 जो हैं वो ऑब्जर्वर हैं। इसके अंदर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी इन सबको जो है टैकल करते हैं। और रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी उसमें हम देख रहे थे कि इसको एक वेस्टर्न वर्ल्ड का काउंटर पार्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो वेस्टर्न ग्रुपिंग्स जो हैं वो अब कमज़ोर पड़ती जा रही हैं विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी ऑल्सो, और यूएस की डोमिनेशन है अगर देखा जाए मिलिटरीली भी। तो चाइना जो है, रशिया अगर मिला दें तो जीडीपी, चाइना और इंडिया को मिला दें तो पॉपुलेशन और जीडीपी में हम आगे निकल जाते हैं, रशिया भी मिला दें तो हम डिफेंस में भी आगे निकल जाते हैं। तो एक किस्म से आप कह सकते हो इट इज़ अ काउंटर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। अगेन इसके अंदर जो चाइना है हम देख रहे हैं कि इसने दोनों तरह की बात की है, अपने आप को डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा दिखाया है। और रशिया के साथ भी इनकी जो मीटिंग हुई थी जो हमने कल डिस्कस की थी रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम जो हैं न्यूट्रल स्टैंड हमने मेंटेन किया, जिसकी प्रेसिडेंट पुतिन ने तारीफ़ की थी। और साथ ही साथ ये कहा था कि हम भी वन चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो टेंशंस ओवर तालिबान जो ताइवान जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगेन वन चाइना पॉलिसी का मतलब ताइवान की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसका मतलब ये है कि चाइना जो है सुपर पावर बनना चाहता है, जो उसके लिए वो रशिया का भी यूज़ करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, पावर है, वेपन्स हैं, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान को भी यूज़ करेगा फॉर इट्स ग्लोबल एम एंड एम्बिशंस, जिससे कि आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला जो था, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन है, कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे, आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें,
या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।